सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब एक ही महीना लगभग बचा है, 1 से 1.5 महीना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड PYQs देखे थे और अपना टॉपिक को कंप्लीट भी किया था। आज की क्लास का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है आपका कम्युनिकेशन। अपनी क्लास में आप लोगों ने कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशंस क्या होता है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका मास मीडिया। ठीक, अब इनसे रिलेटेड आप लोगों ने क्लास में पढ़ तो रखा है। अब मेन आता है कि इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसी से रिलेटेड या उसी की कड़ी में आज हम लोग अपना कम्युनिकेशन से पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया है। पहला है कम्युनिकेशन कल्चर एंड पावर आर इंटर रिलेटेड। संप्रेषण संस्कृति और अंतः संबंधित होते हैं। अब जो संप्रेषण है उसके ऊपर कई सारे समाजशास्त्रियों ने अपना अपना काम किया है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो पियरे बोर्डियू, ठीक है, पियरे बोर्डियू, ठीक, पियरे बोर्डियू ने जो है संप्रेषण को क्या कल्चर और पावर से इंटरकनेक्टेड बताया है या इंटर रिलेटेड बताया है। उनका कहना यह है कि संप्रेषण के पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है या उनका वजन रहता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी बताया है कि सांस्कृतिक संप्रेषण में जो संस्कृति है उसके परिणाम स्वरूप जो है हमें सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ की भी अनुभूति होती है। तो कुल मिला के सोशल कल्चरल जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका किसने डिफाइन किया है? आपका पियरे बोर्डियू ने। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा याद रखना है। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? आपका कम्युनिकेशन कल्चर पावर और इंटर रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया हुआ है सोशियो कल्चर वैल्यूज व्हेन कम्युनिकेटेड डू नॉट हैव एनी वेटेज ऑफ पावर, गलत। अभी मैं आप लोगों को यही समझा रहा था कि बल्कि उनका जो है वेटेज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट अभी बताया हो, आंसर कीजिए आप लोग क्या होगा। क्या है? अकॉर्डिंग टू द पियरे बोर्डियू कल्चरल कैपिटल थ्रू कम्युनिकेशन इज फॉर। पियरे बोर्डियू के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से निम्नलिखित प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बताइए, जल्दी बोलिए, क्या प्राप्त होता है? सामाजिक सांस्कृतिक लाभ, सोशियो कल्चरल बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मोस्ट ऑफन कंसिडर्ड एज। अब आपने क्लास में पढ़ा होगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो उसी में से ये एक आपका टाइप्स है। क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो जहां पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत हो रही हो या कम्युनिकेट हो रहा हो तो वहीं पर क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। और जब खुद से बातचीत हो या सिर्फ एक ही पर्सन हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होगा आपका? डायडिक होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाला कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है द मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? अब बेसिकली इससे रिलेटेड जो अवधारणा है या जो आइडियोलॉजी है वो शेषन और वीवर ने दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेखीय मॉडल को इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के रूप में भी लोग जानते हैं या मैकेनिकल मॉडल के रूप में भी जानते हैं। आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक मॉडल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है, एक ही दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा होता है। उसमें आपका क्या क्या होता है? ठीक है, सेंडर होता है, उसके बाद एनकोडर होता है, चैनल होता है, डिकोडर होता है और आपका रिसीवर होता है। ठीक, आगे भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए ये चीजें सारी बता दे रहा हूँ। पहला क्या होता है? मल्टीपल वे फ्लो, नहीं, वन वे फ्लो होता है। ठीक है, दूसरा फ्रॉम वन टू मैनी, एक से अनेक की तरफ, और इसमें जो है अज्ञानता रहती है, एनोनिमिटी रहती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके बी, सी और डी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन कम्युनिकेशन सिमियोटिक्स हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ मीनिंग इज जनरेटेड। संप्रेषण में संकेत विज्ञान। अब इस सिमियोटिक पर भी क्वेश्चन यूजीसी नेट ने कई बार पूछा है पेपर में, संकेत विज्ञान के ऊपर, ठीक है। में संकेत विज्ञान इस वर्णन का करने का उद्देश्य होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल, अर्थ विज्ञान का ही मतलब ये, संकेत विज्ञान का मतलब यही होता है कि अर्थ किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इट इज सेड दैट द सिमियोटिक्स पोसिट्स द मीनिंग दैट इज ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एन ऑब्जर्वर। यह कहा जाता है कि संकेत विज्ञान यह मानता है कि अर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मित होती है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग करिए क्या होगा इसका, बोलिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कम्युनिकेशन हैज द पावर टू डिफाइन, परसुएड एंड इन्फॉर्म इश्यूज एंड इवेंट टू द पीपल। संप्रेषण में लोगों से संबंधित मुद्दों, घटनाओं को परिभाषित करने, समझाने और सूचित करने की शक्ति निहित होती है। बिल्कुल ठीक है भाई, हम लोग जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि पर्सनली बात हो, उसमें जो है मुद्दे भी हो सकते हैं, कोई घटनाएं भी हो सकती है, इवेंट्स भी हो सकते हैं, किसी बात को कुछ समझाना भी हो सकता है, तो कई सारे टाइप्स की चीजें हो सकती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अपना में ठीक है। दूसरा है आपका, कम्युनिकेशन कैन नॉट सर्व एज ए टूल ऑफ डेमोक्रेशन अमंग पीपल, ठीक है, डिमार्केशन अमंग पीपल। संप्रेषण लोगों में सीमांकन के एक साधन के रूप में सेवा नहीं कर सकता, गलत। ये एक डिमार्केशन के रूप में जो है जबकि यूज किया जा सकता है, किसको, कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, अपना आप में रॉन्ग है, डिमार्केशन के रूप में जो है इसको यूज किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, द सेशन एंड वीवर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन ए लीनियर सिस्टम ऑफ। अभी बताया हूँ जस्ट क्या होगा आंसर, जब सेशन और वीवर आपको मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बता रहा था तभी मैंने आपको समझा दिया था कि सेशन और वीवर के मॉडल को किस रूप में भी हम लोग जानते हैं। बताइए क्या होगा, यस आंसर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज। ये क्वेश्चन आप लोग करिए फटाफट, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि जस्ट इस अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही जैसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया हूँ, फटाफट आंसर कीजिए। कैसा होता है, वन वे या मल्टीपल वे, वन वे। चलो दूसरा, फ्रॉम वन टू मैनी या मैनी टू वन, वन टू मैनी, ठीक है। कैन बी एनोनिमस, एनोनिमिटी होती है, यस यस। चलो तो क्या हो जाएगा आपका, बी सी और डी, लगभग लगभग पूरा हूबहू वैसे ही क्वेश्चन है। सोचिए, कई बार हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, अब देखो मास मीडिया के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द अर्लियर डेज ऑफ मास कम्युनिकेशन कंटेंट क्रिएटर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। जनसंचार के आरंभिक दिनों में विषय वस्तु निर्माता ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर की तो इम्पोर्टेंट भूमिका होती ही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, दे रिप्रेजेंटेड एंड डिफाइंड रियलिटी बाय अथॉरिंग नैरेटिव्स टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस। उन्होंने आग्राहकों को व्याख्यायित करने के लिए वृत्तांत लेखन द्वारा वास्तविकता को प्रस्तुत किया और उसे परिभाषित किया। बताइए सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, बोलो। दूसरा भी ठीक है, ठीक है। अब जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका मैच द फॉलोइंग है, कोशिश करिए एलिमिनेट करके करने की, क्या होगा, बोलिए। पहला दिया हुआ है आपका इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट, दूसरा है आपका
प्रेस्टीज इफेक्ट, तीसरा है आपका एस्थेटिक इफेक्ट और चौथा है आपका रेस्पाइट इफेक्ट। बोलिए क्या होगा? अब जो एस्थेटिक इफेक्ट है वो किससे रिलेटेड होगा? आपका आर्ट एंड लिटरेचर से। सौंदर्य शास्त्रीय प्रभाव किससे होगा? इससे। दूसरा आपका प्रेस्टीज इफेक्ट जो है आपका इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल। ठीक है, तो बी आपका फर्स्ट से और सी आपका सेकंड से। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट ये और डी हो जाएगा आपका सेकंड से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको, क्या होगा? बोलिए, थोड़ा सा तो एलिमिनेशन लगाइए, पता होगा आप लोगों को, जल्दी बोलिए। सर्विलांस का काम क्या है? निगरानी। ठीक है, निगरानी किस चीज की? दूसरा है आपका कोरिलेशन, तीसरा है आपका प्रोपोगेंडा, चौथा है आपका कल्चरल ट्रांसमिशन। बोलिए। पहला है सर्विलांस क्या काम करता है? सप्लाई टू इंफॉर्मेशन। चलिए, ए मिलेगा आपका थर्ड से, देखो एक में ही है, आंसर तो आ गया है, बाकी भी देख लेते हैं। बी आपका कोरिलेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रोपोगेंडा टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, और डी आपका मिलेगा सेकंड से, प्रोवाइड प्लेजर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डी सस्योर लेबल्ड लैंग्वेज एज ए, डी सस्योर ने भाषा को किस रूप में चिन्हित किया है? बोलिए। अभी आप लोगों ने एक संकेत विज्ञान के बारे में पढ़ा था, कम्युनिकेशन के संकेत विज्ञान, जिसका अर्थ होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाए। तो बताइए, ये उसी से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन को किस तरह से घुमा देगा एग्जामिनर, आपको पता भी नहीं चलेगा, जबकि होता वैसा ही है। बोलिए। डी सस्योर लेबल्ड लैंग्वेज एज ए, डी सस्योर ने भाषा के किस रूप में चिन्हित किया है? बताइए क्या होगा? किसी को याद हो? प्रोफ्यूजन ऑफ साइन, संकेतों का आधिक्य। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, लोक सेवा संचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है? बताइए। किसका? पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का कौन सा क्राइटेरिया है? बताओ। पहला, पर्सनल बायस होना चाहिए, आप लोग मुझे बताइए। पर्सनल बायस होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल स्लैंट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, जितना मुझे लगता है कि एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है आपका सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स और जो आपके ओपिनियन है वो आपका क्या होना चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। अब मुझे तो सी डी और ई कुछ ठीक लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो कहीं है क्या सी डी ई? हाँ बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका मार्शल मैकलुहान। अब ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ऐसे टर्म्स दिए हैं। कौन कौन से टर्म्स दिए हैं? मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान ने जो है आपका हॉट मीडिया, कूल मीडिया जैसे टर्म्स को क्या किया है? गढ़ा है। ठीक है, अब इन्हीं के द्वारा यूज किए गए टर्म पर जो है आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा है हॉट मीडिया के ऊपर, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि हॉट मीडिया या कूल मीडिया जैसे शब्दों का जो है निर्माण किसने किया है या किसने गढ़ा है आपका? तो मार्शल मैकलुहान ने। तो ये नाम भी याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, कौन सा? मार्शल मैकलुहान। क्या है? अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स लाइक मार्शल मैकलुहान द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड हॉट मीडिया। ठीक है, अब हॉट मीडिया क्या होता है? ठीक है, हॉट मीडिया क्या होता है? बोलिए, हॉट मीडिया क्या होता है? किसी को पता हो? बोलो। हॉट मीडिया जो ज्यादातर दूसरे की भावनाओं पर क्या करते हैं? जोर देते हैं। ठीक है, और खास तौर से इनमें एक ही काम किया जाता है, या तो सुनने का या फिर देखने का, एक साथ दो काम नहीं किए जा सकते। दूसरी चीज, अब देखो रेडियो ज्यादातर सुनने का, सिनेमा, प्रिंट,
ठीक है, जबकि टेलीफोन और टेलीविजन आपका किस में आते हैं, कूल मीडिया में आते हैं। तो हॉट मीडिया की कौन कौन से एग्जाम्पल होगा इसमें से, रेडियो है, सिनेमा है और आपका प्रिंट है। ठीक है, क्या है, सी डी और ई। आपका टेलीफोन और टेलीविजन ये दोनों कौन से हैं, आपके कूल मीडिया है। कौन से, कूल मीडिया। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ो क्या है। इंटरनेट itself is a network and also a model of cyber space relation। इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क संजाल और साइबर स्पेस संबंधों हेतु एक प्रतिमान भी है। कायदे में ये क्वेश्चन तो जो है आईसीटी का है, ठीक है, और ये इसमें आ गया है, बट कोई बात नहीं, जब आ गया है तब इसको कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क है और साइबर स्पेस संबंधों हेतु एक प्रतिमान मॉडल भी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है ग्लोबल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज एडेड बाय द इंटरनेट, ठीक है, heralded the arrival of the second media age by the end of the 20th century। इंटरनेट से समर्थित वैश्विक अन्योन्य क्रियात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं शताब्दी के अंत तक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। बिल्कुल, जो हम लोग इंटरनेट को द्वितीय मीडिया के रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉट मीडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट बताए थे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हॉट मीडिया के होते हैं। तो बोलिए क्या होगा, एक ही सेंसेस जो है ओपन रहता है, बोलो हॉट मीडिया में। तो एक तो मुझे दिख रहा है इट ओनली वन सेंस, ठीक है, चलो दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा क्या है आपका, बड़ी मात्रा, लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाईज, बड़ी मात्रा में जो है सूचना को क्या करते हैं, आपूर्ति प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, अब देखो दो इसमें है, इसमें लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है या हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है, ये चीज आप लोगों को बताना है। लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है हॉट मीडिया में या हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है, बोलिए। बोलिए, तो इसमें क्या होता है आपका, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन। ठीक है, ऑडियंस जो होती है क्या है, निम्न अग्राहक श्रोता दर्शकगण भागीदारी। ठीक है, ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सी और डी। अभी देखो कूल मीडिया पे भी क्वेश्चन आएगा, तो तैयार रहना, इसके जस्ट उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, मास मीडिया पे है, पढ़िए क्या है। तो मास कम्युनिकेशन सप्लाइज एन इंटरवेंटरी ऑफ पब्लिक मैसेज एंड अलाउज फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वैल्यूज। जनसंचार सार्वजनिक संदेशों की सूची की आपूर्ति करता है और सामाजिक मूल्यों का अनुसरण करने देता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो मास कम्युनिकेशन है वो संदेशों की क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, आपूर्ति कराता है। ठीक है, दूसरा है इन द लार्ज स्केल सोशल सेटिंग। अब मास कम्युनिकेशन होता क्या है, जब इन्फॉर्मेशन आपको एक लार्ज स्तर पर दी जाए, ये लार्ज लेवल पर दी जाए, और उसमें कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, ठीक है, रेडियो हो सकता है, ये सारे क्या है आपके मास कम्युनिकेशन के आपके क्या है, मीडियम है। ठीक है, जब आपको न्यूज़ जो है लार्ज लेवल पर मिल रही है, मास लेवल पर मिल रही है, तो वो क्या है आपका मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, इन लार्ज स्केल सोशल सेटिंग मास मीडिया विल इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। बड़े पैमानों के सामाजिक परिवेश में जनसंचार सामाजिक संस्थाओं के एकीकरण में सक्षम होगा, बोलिए। बड़े पैमाने के सामाजिक परिवेश में जनसंचार जो मास मीडिया है वो सामाजिक संस्थाओं के एकीकरण में सक्षम होगा, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है अपना आप में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, देखो कूल मीडिया, अब मैंने आपको हॉट मीडिया पढ़ाया, कूल मीडिया, अब आंसर आप लोग करेंगे क्या होता है, बोलो क्या होगा आंसर। वहां पर क्या था, लो पार्टिसिपेशन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई पार्टिसिपेशन। वहां पर हाई डेफिनेशन थी, ठीक है, यहाँ पर लो डेफिनेशन, ठीक है, हाई पार्टिसिपेशन हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन
ठीक है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो है स्मॉल लेवल पर जो है प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तीसरा है आपका टेंड्स नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, यह ज्वलंत मीडिया द्वारा संपूरक होने की प्रवृत्ति नहीं करता है, गलत करता है। दूसरा है सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, ज्वलंत मीडिया द्वारा विस्थापित होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सी और ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली इफेक्ट और इन्फ्लुएंस द लिस्टिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या है, छात्रों की श्रवण कौशल को निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, बताइए। अब आप लोगों ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा होगा क्लास में, ठीक है, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो उसी से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन है कि कौन छात्रों के श्रवण कौशल को निम्नलिखित में से कौन से सीधे तौर पर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या है आप लोगों का, स्टूडेंट्स प्रोटोकॉल, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, तीसरा स्पीड ऑफ द स्पीच, ठीक है, तीसरा चौथा है आपका टाइमिंग ऑफ द स्पीच, और चौथा है द रीजनल एसेंट, ठीक है। तो अब बताओ इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन ठीक होगा, बोलिए। एक तो स्पीड ऑफ द स्पीच, व्याख्यान की गति, ठीक है, फिर है आपका टाइमिंग ऑफ द स्पीच, व्याख्यान का समय निर्धारण, और चौथा है आपका, पांचवा है द रीजनल एसेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डी और ई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Which one of the following is the excluded from the list of communication barriers? अब communication barriers क्या होते हैं? communication barriers उन बाधाओं को बोला जाता है जो communicate करने में हमें जो है परेशानियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है। या बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स मतलब जो किसी भी काम को करने में रुकावट पैदा करे। ऐसे ही जो है कम्युनिकेशन में भी कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर्स होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है, सिमेंटिक बैरियर्स होता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बैरियर्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्हीं को हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर्स के रूप में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो उसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स है, तो बताइए। अभी मैंने इतने सारे नाम बोल दिए हैं, ठीक है, क्या है, पूछ रहा है आपका कौन सा नहीं है। तो फिजिकल बैरियर्स में आप लोग के सामने नाम ले चुका हूँ, सिमेंटिक ले चुका हूँ, आपका साइकोलॉजिकल भी ले चुका हूँ, फिलोसॉफिकल नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मीडिएटेड और अनमीडिएटेड, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण व्यवहित या अव्यवहित हो सकता है। बिल्कुल, जो अंतरवैयक्तिक कम्युनिकेशन है वो दोनों तरह का हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, ऑन इट्स पार्ट मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड नॉट बी मीडिएटेड, प्राय इसके भाग पर जन संप्रेषण का व्यवहित होना आवश्यक नहीं है, गलत, होना जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मास मीडिया इज कंसिडर्ड लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव, ठीक है, देन अदर्स फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ऑफ नॉन लिटरेट्स, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम गैर शिक्षित, जो शिक्षित नहीं है, ठीक है, कि शैक्षणिक संप्रेषण के लिए अन्य माध्यमों की अपेक्षा के कम खर्चीला और अधिक प्रभावी माना जाता था। बताइए सबसे पहले आपका इनमें से कौन सा जो है आप लोगों को लगता है कि जो सबसे सस्ता है और जो गैर शिक्षित लोग भी उसका यूज कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मीडियम है कम्युनिकेशन का, बड़ा सस्ता है, लोग कान पे लगा लगा के जो है उसको सुनते थे, ठीक है, चला के रख दिया है। अब इतना तो हिंट दे ही दिया हूँ, रेडियो, ठीक है, रेडियो का इस्तेमाल कितना हुआ है, ठीक है, आज भी कोई पुराने जमाने का आदमी होगा उसके पास कहीं ना कोई छोटा रेडियो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो रेडियो का यूज जो है आपका किया जाता था, ठीक है, इसका यूज जो है गैर शिक्षित लोग भी कर सकते थे, ठीक है, और क्योंकि सस्ता भी होता था, खर्चीला कम होता था, ठीक है, और इफेक्टिव भी ज्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द रिलेवेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण की प्रासंगिक कार्यनीति क्या है। अभी फिर से समझाया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, बताइए।
कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, बोलो। एलिमिनेट लगाओ, एलिमिनेशन लगाइए, एलिमिनेशन मेथड। पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना, बिल्कुल ठीक। दूसरा क्लैरिटी ऑफ इन स्पीच, वाणी की स्पष्टता, ठीक है। फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन है इन्वेंटिंग कल्चरल लेबल्स, ठीक है। और चौथा दिया हुआ है आपका डिसडेन फॉर कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयास के प्रति तिरस्कार भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक लेवल का नवोन्वेष नहीं, ठीक है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों पक्ष द्वारा श्रवण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बिल्कुल। जब दोनों के द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाता है तभी जो है आपका कम्युनिकेशन क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग में क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग, कक्षा संप्रेषण को निम्नलिखित में से कौन से रुचिकर बनाते हैं, बताइए। कौन से क्लास, अब जैसे हम लोग की क्लास चल रही है, अगर इसको रुचिकर बनाना है, इंटरेस्टेड बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, बताइए। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, बोलिए आप लोग। पहला दिया हुआ है मैनी असाइड्स व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय अप्रकट टिप्पणियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। फ्रूटफुल डिस्कशन, लाभदायक चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो लाभदायक चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शन, प्रासंगिक संक्रमणों का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फाइंडिंग आउट द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, सही संदर्भ का पता लगाना होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है आपका प्रेशराइजिंग, ठीक है, द स्टूडेंट्स विद अथॉरिटेरियन कमेंट, अधिकारवादी आदेशों के द्वारा छात्रों पर दबाव बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आप पर किसी भी चीज के लिए दबाव नहीं बना सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी क्लास कम्युनिकेशन को, ठीक है, क्लास कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए आपके, पहला है आपका फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए, अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, लाभदायक डिस्कशन होना चाहिए, चीज़ों को सही तरीके से जो है ट्रांसमिशन होना चाहिए, सही तरीके से कंटेंट को जो है फाइंड आउट किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए, तभी जो है आपकी क्लास क्या रहेगी, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका द मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन आर इन ए कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्लक्स विद मैनी अदर एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, जनसंचार के माध्यम मानव अनुभवों के बहुत से अन्य तत्वों के साथ निरंतर अभिवाह की दशा में रहते हैं। बोलिए, देखो मास मीडिया पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बताइए क्या होगा। जनसंचार के माध्यम से मानव अनुभवों के बहुत से अन्य तत्वों के साथ निरंतर विवाह की दिशा में रहते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरा दिया हुआ है आपको, सच ए स्टेट मेक्स दियर ऑपरेशंस एंड इफेक्ट्स रिच एज वेल एज एक्सक्लूसिव, ऐसी दशा उनके परिचालन और प्रभावों को समृद्ध के साथ साथ दुराग्य भी बनाती है। बोलिए यस या नो, यस, ठीक है। प्रभाव समृद्ध के साथ साथ कैसा बनाती है, आपका दुराग्य भी बनाती है, रिच के साथ साथ आपका एक्सक्लूसिव भी बनाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन, देखो सेशन और वीवर, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को करा चुका हूँ, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे भी बताएंगे। क्या है, सेशन एंड वीवर्स कम्युनिकेशन मॉडल वाज नॉट फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस नहीं करता है, बोलिए। मैंने आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है, ठीक है, फिर आपका एनकोडर होता है, ठीक है, फिर आपका चैनल आता है, फिर आपका डिकोडर होता है, और फिर आपका रिसीवर होता है। ये आपका क्या है, और इसमें सेशन वीवर ने चैनल में एक नॉइस और शब्द जोड़ दिया है। यही आपका क्या है, बस सेशन और वीवर का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। तो ये कंपोनेंट्स उसके याद रखना है। अब बताइए क्या होगा कि कौन सा जो है आपका इसमें से फोकस नहीं करता है सेशन वीवर। पहला क्या है आपका, मैसेज ट्रांसमिशन, दूसरा है कंटेंट ऑफ मैसेज, फिर है मीनिंग ऑफ मैसेज, फिर इंटेंशन बिहाइंड मैसेज, फिर है आपका मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। नहीं करता है, बताओ, बोलो, ठीक है। मीनिंग ऑफ मैसेज नहीं करता है भाई। क्या है, इंटेंशन ऑफ बिहाइंड मैसेज, ये भी नहीं करता है, ठीक है। फिर है आपका कंटेंट ऑफ मैसेज, ये भी नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन, संदेश संचारण, मैसेज ट्रांसमिशन, ये होता है भाई, इस पे फोकस
और संचालन का मीडियम क्या है, इस पर भी फोकस करता है, इन तीनों पे फोकस नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सी और डी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मास मीडिया इज कंसिडर्ड लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव देन अदर्स ऑफ द एजुकेशन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइए क्या होगा। हाँ, अब तो सबको याद ही हो गया होगा, रेडियो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है the Lasswellian model of mass communication is the foundation of media। जनसंचार का लासवेलियन मॉडल निम्नलिखित में से किस मीडिया का आधार होता है, बोलिए। आप लोगों ने कम्युनिकेशन का लासवेलियन मॉडल अगर पढ़ा हो तो उसका बेस क्या होता है, क्या होता है भाई, इफेक्ट थ्योरी, प्रभाव सिद्धांत होता है भाई। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू डेरिडा। अब ये कौन है भाई, जैसे आपके पियरे बोर्दियू थे वैसे ही आपके डेरिडा भी हैं, ठीक है। क्या है, अकॉर्डिंग टू डेरिडा द इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सबऑर्डिनेट टू द इफेक्ट ऑफ राइटिंग। डेरिडा के अनुसार संचार के प्रभाव लेखन प्रभाव के अधीनस्थ होते हैं, बोलिए। बिल्कुल, जो संचार के प्रभाव लेखन है वो प्रभाव के क्या होते हैं भाई, अधीनस्थ होते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि डेरिडा कैटेगराइज द इफेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एज पॉलीसेमिया एंड द डिसेमिनेशन। डेरिडा ने भाषा के प्रभावों को बहुअर्थकता, पॉलीसेमिया और प्रसार में वर्गीकृत किया है। बिल्कुल, डेरिडा ने जो है इसको क्या किया है, इफेक्ट्स को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। किस किस में, बहुअर्थकता में और प्रसार में। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में ये ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन। बोलिए, ये बैरियर्स के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, क्लास में भी पढ़ाया हूँ, यहाँ पर भी बता चुका हूँ। बताइए सिमेंटिक बैरियर में कौन आता है, सिमेंटिक बैरियर्स में क्या चीज आती है। सिमेंटिक बैरियर एक ऐसा बैरियर होता है जो बेसिकली शब्दों के अर्थों में, ठीक है, या शब्दों के अर्थों में जो है क्या होती है, भिन्नता होती है, उसी से जो है क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कहने के लिए, अब मैसेज तो कुछ और था, बताया कुछ और गया, तो एक तरीके का क्या है, होता है ऐसा आजकल कि भाई उसने तो कहा कुछ और था, सामने तक बात कुछ और पहुंची है, ठीक है। तो क्या है कि जब बातों में भिन्नता उत्पन्न हो जाए विभिन्न अर्थ और संचार में, ठीक है, उपयोग करने वाले जो प्रतीक है उनमें भी अगर भिन्नता उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। पहला दिया हुआ है आप लोगों का, अच्छा इसके ऑप्शन नीचे नहीं दिए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहला है आपका फैकल्टी ट्रांसलेशन, दोषपूर्ण अनुवाद, बिल्कुल इसके कारण भी जो है आपका सिमेंटिक बैरियर हो सकता है, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर हो सकता है। दूसरा है यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, तकनीकी भाषा के उपयोग के द्वारा भी सिमेंटिक बैरियर हो सकता है। तो सी और डी दोनों ही ठीक हैं, इसके नीचे के ऑप्शन शायद मिस हो गया है, तो सी और डी दोनों ही ऑप्शन इसके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर, अच्छा हाँ यहाँ पर दिया है वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो बता दो, चलो भाई वो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, क्या है, पहला है आपका फैकल्टी ट्रांसलेशन, बिल्कुल। दूसरा है यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, फिर है आपका अनक्वालिफाइड एजम्पशंस, बिना आधार की पूर्व धारणाएं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, डी और ई। समझ में आ गया, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और आई थिंक मुझे लगता है ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन सा एक संप्रेषण बाधा है। सबसे आसान क्वेश्चन आज की क्लास का, बताइए क्या है, सिमेंटिक बैरियर, अभी तो पढ़ाया है जस्ट, ठीक है। तो ये थे आपके कम्युनिकेशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। इसका एक और पार्ट मैं आप लोगों को कराऊंगा, उसमें भी मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। अब क्या है, क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के वही ही रहते हैं कई बार, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा थीम बदलती रहती है और
उन पे क्वेश्चन थीम वही रहती है बट क्वेश्चन थोड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा थीम पे फोकस करना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस बनाने के लिए बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, बट आपको जो है बस करना आना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेशन के सेकंड पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।